नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसके बारे में हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण इस टॉपिक के अंदर से अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले हमने जो पीछे पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना। वहीं उपचयन के अंदर बात करें हाइड्रोजन का निकलना, तो इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। आपको पता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण भी आपको अच्छे से याद रखने हैं और साथ में अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन या फिर कह दो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी होगा और उसमें अपचयन भी होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी। नेक्स्ट हम आज का जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव हम देखते हैं। उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव है हमारे डेली लाइफ में वो देखते हैं। तो जो पहला प्रभाव है हम देखते हैं, पहला जो प्रभाव है वो है, पहला प्रभाव है वो है संक्षारण। क्या होता है संक्षारण, आपने अच्छे से सुन रखा है, आप इसको अच्छे से जानते हो। यानी किसी भी धातु पर जंग लगना क्या होता है, संक्षारण होता है। किसी भी धातु पर जंग लगना क्या होता है, संक्षारण। अब वो जंग लगता किसकी वजह से, हो सकता है वो नमी की वजह से लग रहा हो सकता है वो आर्द्रता की वजह से लग रहा हो सकता है वो किसी अम्ल की वजह से लग रहा हो सकता है वो ऑक्सीजन की वजह से लग रहा हो। तो आदि ये चीजें जब धातु के किसी के संपर्क में आती है तो उसको संक्षारित कर देती है, उस पर जंग लगा देती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जब कोई धातु नमी या आर्द्रता एक ही बात होती है, ठीक है। अम्ल, ऑक्सीजन, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, यानी ये जो प्रक्रिया है उसको संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। जब कोई भी धातु है वो नमी के संपर्क में यानी आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए, या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी क्या होती है, कुछ धातुएं संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, यानी इस जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा। अब इसके अंदर दो चीजें हम देखते हैं। पहला, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, उदाहरण के अंदर हम देखें, जैसे पहला है लोहे पर जंग लगना, एक हम ये भी देख सकते हैं चांदी पर। आपको देखते हैं, ये हम तीसरे पार्ट में भी पढ़ने वाले हैं, चांदी पर काली परत चढ़ना। हम देखते हैं गहने, जो गर्ल्स या महिलाएं जो गहने पहनती हैं, चांदी की कुछ आप कोई वस्तु या कोई गहना पहनते हैं, कोई आभूषण पहनते हैं, तो उसके ऊपर कुछ समय बाद में वो काले कलर की हो जाती है, उसके ऊपर काले कलर की जो परत चढ़ जाती है, वो भी क्या होता है, चांदी पर वो क्या है, संक्षारण है, चांदी पर जंग लगना है। इसी तरह आप देखते हो तांबे पर हरी परत चढ़ना। हम देखते हैं तांबे के हमारे जो बर्तन होते हैं, कुछ समय आप उसको रख दो, साफ नहीं करो, तो उसमें क्या होता है, बहुत गहरे हरे कलर की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, और फिर हम उसको अच्छे से साफ करते हैं साबुन से, तो या किसी राख से या किसी से आप साफ करते हैं तो बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं।
तो वो भी क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगता है। तो इस तरह से किसी भी धातु, कोई भी धातु है, जब कि नमी के संपर्क में आ जाए, किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, तो वो संसारित हो जाती है। वो क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। ये जो संसारित जंग लगने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक पॉइंट और अच्छे से याद रख लेना, एक पॉइंट है वो अच्छे से याद रखना है। क्या पॉइंट है, लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। यानी आपको यह ध्यान रखना है, आपसे पूछे लोहे पर पेंट या ग्रीस क्यों किया जाता है, ताकि उसके ऊपर जल्दी से जंग ना लगे, जंग ना लगे। तो इस तरह से हम ये भी पॉइंट हमें याद रखना है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट या ग्रीस करके, क्या चीजें करके, या तो हम उसके ऊपर पेंट कर दें या फिर ग्रीस कर दें। तो पेंट या ग्रीस करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो मुझे लगता है आपको संसारण अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसी का ये है, वो है विकृत गंधिता। क्या होता है दूसरा हमारा पॉइंट है, विकृत गंधिता। देखिए, विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो तेल या वसा से, यानी जो घी से बनी हुई चीजें होती है, तेल से या घी से जो बनी हुई चीजें होती हैं, उसको आप कुछ समय के लिए रख दो तो फिर वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके अंदर बदबू आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यही क्या होती है, विकृत गंधिता होती है। यही क्या होती है, विकृत गंधिता होती है। यानी हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो वो किसके संपर्क में आने से होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। वो अभिक्रिया क्या, सॉरी, वो जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में। अब किसी में ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है, उपचयन। तो हम लिखेंगे उपचयित होने पर, उपचयित होने पर तेल या वसा युक्त पदार्थ, यानी तेल और वसा से बने हुए पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे, यानी जिस कारण या जिससे उनका स्वाद एवं गंध, यानी स्मेल, स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारा है विकृत गंधिता। क्या होता है, जो तेल से या वसा से, यानी अपनी घी से जो बने हुए पदार्थ होते हैं, जो घर में हम सब्जी बनाते हैं, अगर आप इस सब्जी को बर्तन के अंदर बंद करके या बर्तन के अंदर 2-3 दिन के लिए आप बाहर भी रख दो तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और बाद में उसका टेस्ट करके देखोगे तो क्या पहले वाला टेस्ट रहेगा उसके अंदर, नहीं, टेस्ट भी उसका बदल जाएगा, उसकी गंध बदल जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसके अंदर बहुत अजीब सी बदबू आने लग जाएगी। वो क्या होता है, वो पदार्थ हमारे वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और उस पदार्थ के ऐसा पदार्थ बना देता है जिससे उसका टेस्ट, यानी उसका स्वाद और उसकी स्मेल दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको बचाने के क्या उपाय हैं इससे। ठीक है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, कैसे हम बचा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या मिला सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, ये हम वो पॉइंट लिख रहे हैं जो विकृत गंधित्व को कैसे रोका जा सकता है, उस चीज को खराब होने से। उसके अंदर आप कुछ ऐसे पदार्थ मिला दो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोक दे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया को होने वाली रोक दे। तो हम ऐसे प्रति ऑक्सीकारक का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ मिला दिए हैं जो ऑक्सीकरण को नहीं होने दे रहा, वहां ऑक्सीकरण को नहीं होने दे रहा, ऑक्सीकरण को रोक रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने दे रहा। तो इस प्रकार के पदार्थ मिलाकर हम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हम किस तरह से रोक सकते हैं, वो है वायुरोधी
डिब्बों में बंद करके। अगर हमारा जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, हमारा जो खाने का पदार्थ है, जो हम अगर ऐसे डिब्बे में बंद कर दे जिसमें हवा बिल्कुल आ जा नहीं सकती, तो वहां पर भी लंबे समय तक कोई भी चीज पदार्थ खराब नहीं होता है। ऐसा हम डेली लाइफ में देखते हैं। आप देखते हैं अचार हो गया या फिर कुछ ऐसे पदार्थ जैसे मिठाइयां होगी, तो वो लंबे समय तक क्या होता है, वो लंबे समय तक आप मिठाइयां देखते हैं, अगर उस डिब्बे में पैक कर दिया गया है तो आप देखते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। 1 महीने तक आसानी से उस डिब्बे को ऐसे पैक किया जाता है कि उसके अंदर हवा बिल्कुल आ जा नहीं सके, क्योंकि हवा में होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जैसे उससे अभिक्रिया कर लेगी तो उसको खराब कर देगी। तो आप इस तरह से वायुरोधी डिब्बों में बंद करके भी उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे हम चिप्स की थैली वगैरह देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं। जैसे हम देखते हैं चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जो क्या है, कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील का मतलब क्या हुआ, ये जल्दी से किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन को मिला देना, यानी उसके अंदर भर देना या मिला देना। हम क्या करते हैं, आप चिप्स की थैली में, ये तो अच्छे से क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये अच्छे से बात याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर नाइट्रोजन हमने गैस भर दी, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो चिप्स से अभिक्रिया नहीं करेगी। और हम देखते हैं चिप्स जो है, चिप्स की थैली में जो गैस भरी होती है वो ऐसे गैस नहीं होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। वो इसलिए भरी जाती है ताकि वो चिप्स उसके अंदर खराब नहीं हो। आप देखते हैं चिप्स ना तो नमी उसके अंदर आती है और ना ही वो क्या होते हैं, खराब होते हैं, उनकी ना तो स्मेल चेंज होती है ना ही टेस्ट चेंज होता है, वो वैसे ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो किससे अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रोजन उससे अभिक्रिया करती नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पदार्थों को मिलाकर या कुछ चीजों का हम ध्यान रख के विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो ये हमारे थे उपचयन पर आधारित कुछ प्रभाव जो उपचयन पर हम देखते हैं। इसमें भी ऑक्सीकरण काम में करती है और संसरण में भी क्या होती है, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रभाव थे किसके, उपचयन के, यानी ऑक्सीकरण के। तो वैसे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में हम इतने महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अभी तक वीडियो पर लगातार बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और हम देखेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, एक एक कुछ परिभाषाएं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखिएगा। इस समय से भी आपके पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप खुद अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार भी हैं हमारे, और कुछ हम और इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक चीज देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिएगा, हम देखेंगे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। जिसमें ऊष्मा अपने आप या ऊर्जा अपने आप बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, पहले नहीं है लेकिन उस अभिक्रिया को मिलाने पर ऊष्मा का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखे तो क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा कह दो या फिर ऊर्जा कह दो, ऊर्जा का निर्माण होता है।
या उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम एक उदाहरण देखते हैं, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे हम घर में जब हमारा मकान का चिनाई का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो हम चूना लेके आते हैं जो, ठीक है, उस चूना बिल्कुल ठंडा होता है, उसके अंदर आप ठंडा पानी मिलाओगे तब भी वो क्या हो जाएगा, मिलाने के बाद में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, पानी भी ठंडा था, चूना भी ठंडा था, तो उसके अंदर मिलाने से ऐसी अभिक्रिया हुई कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, ऊर्जा बनी है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे हमने देखे ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड चूना। इसमें हम जैसे ही पानी मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ में क्या होता है, प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा बनती है। तो जैसे ही जिसमें अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अंदर आपको एक दो पॉइंट और देखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ये जो बात आगे जो लिख रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है कि ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जो श्वसन है हमारा, सांस लेना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपसे पूछे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिएगा, इसको मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट बाय पॉइंट को आप ध्यान से समझते रहिएगा, आपको बिल्कुल बातें क्लियर होती रहेगी। देखिएगा, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, टूटने से या विखंडन से। कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है, हम पाचन की प्रक्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, किस में, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, ये O2 से, यानी कोशिकाओं में जो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, ये अभिक्रिया करके हमारे जो पदार्थ बनाता है उसके अंदर ऊर्जा भी होती है। उसके अंदर क्या होता है, देखिएगा कौन कौन सा पदार्थ बनता है। एक तो बनेगा CO2, एक बनेगा जल और एक बनेगी ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका हम देखेंगे, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस तरह से अभिक्रिया होती है, अगर आप वो चाहे तो हम वो भी समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होती है। देखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। कई बार पेपर में सीधा सीधा ग्लूकोज पूछ लिया जाता है, ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, तो ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ साथ हम क्या लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया।
प्लस हमें क्या चाहिए, भोजन को पचाने के लिए जल भी चाहिए। क्या चाहिए, जल। जैसे ही अभिक्रिया होती है तो हमारे शरीर में एक तो बनती है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो देखिएगा यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप इसको संतुलित करोगे तो यहाँ 6 लगा दीजिएगा, यहाँ 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 ही अणु किसके बनते हैं, ऊर्जा के बनते हैं। तो इस प्रकार है अभिक्रिया के ऊर्जा के जो अणु बनते हैं, कुछ ऊर्जा के अणु बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस जो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये समझ में आ गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा कह दो या फिर ऊर्जा कह दो का उत्सर्जन होता है, का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम एक और इसका प्रकार है, अगला पॉइंट जो है इसी का ही इसी तरह का, वो है हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा कह दो या ऊष्मा कह दो, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ चीजें होती है वो ऊष्मा के बगैर, ऊष्मा दिए बगैर होती नहीं है, ऊर्जा दिए बगैर होती नहीं है। ऐसे तो उदाहरण आप डेली लाइफ में बहुत देखते हो। आप घर में अगर आपको सब्जी भी बनानी है, मान लो आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो सारी चीजें आपने आलू डाल दिए, जितने भी मसाले हैं वो सब डाल दिए, तेल वगैरह सारा कुछ डाल दिया, तो सब्जी जब तक नहीं बनेगी जब आप उसको गर्म नहीं करोगे, जब तक आप उसको ऊष्मा नहीं दोगे, जब तक आप उसको ऊर्जा नहीं दोगे, तब तक नहीं बनेगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा का क्या किया जाता है, अवशोषण होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। अगर आपको ये कराना है तो इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर आपको इसको कराना है तो ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें आपको ऊष्मा देने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऊष्मा नहीं दोगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के उदाहरण आप देखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट आप पीछे इसमें भी नोट कर लीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, इसके अंदर भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हमारी घर में सब्जियां वगैरह होती है, साग सब्जियां, फलों के इनके छिलके हैं, इनसे कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब आप इसको किसी बर्तन के अंदर साग सब्जी को बंद करके या किसी टंकी के अंदर बंद करके रख दोगे और उससे कंपोस्ट खाद बनाओगे, तो आप थोड़े समय बाद उसको निकालने की कोशिश करोगे तो वो गर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसमें ऊष्मा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। तो साग सब्जियों का विघटन जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी आप एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि हम बात कर रहे थे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। बस फिर हमारा लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है।
ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं। देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है ये है दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? क्यों आती है? एक क्वेश्चन के रूप में क्या हमारे घरों में जो दीवारों पर अपन सफेदी करते हैं, दीवारों पर जो सफेदी करते हैं उसमें जो चमक है वो 2 से 3 दिन बाद क्यों आती है? 2-3 दिन लगते हैं उसको चमक आने में, ऐसा क्या कारण है? तो देखिएगा इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दीवारों पर जो सफेदी करने के लिए, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है CaOH2, जिसको बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसको हम क्या कहते हैं? बुझा चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है। सफेदी करने के बाद यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है, जिससे दीवारों पर चमक आती है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देखिएगा मैं इसको अभिक्रिया देख के आपको बता देता हूं अभिक्रिया कैसे होती है। ये आप देखिएगा, जो हम सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या सूत्र है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम सफेदी करते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? हमने दीवारों पर इसकी सफेदी कर दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हम बिना बुझा हुआ चूना लेके आए थे। दोनों में अभिक्रिया समझा देता हूं आपको। ठीक है। पहले क्या होता है, हम बाजार से लेके आए बिना बुझा हुआ चूना, इसमें हमने मिलाया पानी। पानी मिलाने से क्या बन गया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये हमारा होता है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, इसमें हमने पानी मिला दिया तो ये क्या बन गया? बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बन गया। अब हमें क्या करते हैं? इस बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं किसमें? सफेदी करने में। तो ये हमारा है बुझा हुआ चूना जो हमने अभी बनाया है पानी मिलाकर, इसका हम उपयोग करते हैं। ये हमारे जैसे ही दीवारों पर हमने ये सफेदी कर दी, इससे हम आम भाषा में जिसको कली बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में कली भी बोला जाता है इसको। जब हम दीवारों पर कली कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पानी में मिलाकर उसको कली को कर दिया। कली को करने के बाद में हमारे आपको पता है वातावरण में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaC3। और साथ में ये जो जल है वो वाष्प बनके उड़ जाता है। जल जो है वो वाष्प बनके उड़ जाता है। तो ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है, तो इसको बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, इसलिए दीवारों पर जो सफेदी करते हैं उसमें चमक आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आज उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जिसमें हमने पढ़ा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अम्ल या क्षार आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। ये सारे जंग लगने के उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, और लोहे को हम क्या कर सकते हैं? पेंट और ग्रीस लगाकर संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा विकृत गंधिता। उपचयित होने पर वसा या तेल से बने हुए पदार्थ क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और उनकी गंध, स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए क्या उपाय है? आप प्रति ऑक्सीकरण मिला दीजिए, जिससे ऑक्सीकरण नहीं हो, ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थ मिला दीजिए, या फिर आपको वायु रोधी डिब्बों में बंद कर दो। ऐसे डिब्बों में बंद कर दो जहां पर हवा आ जा नहीं सके, तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो भी जल्दी खराब नहीं होगा। और तीसरा हम देखते हैं, चिप्स की थैली में आपने देखा होगा, ऑक्सीजन को हटाकर वहां कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो चिप्स जल्दी से खराब नहीं होते। नेक्स्ट हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर सबसे पहले देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हमारा है पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊष्मा अपने आप बन रही है, तो जिसमें भी ऊष्मा बनती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारा जो सांस लेना है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन हम करते हैं, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन अंदर गई है, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाता है हमारे शरीर के लिए, जिसकी वजह से हम सारे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। यहां तक कि साग सब्जियों के विघटन से हमारे जो साग सब्जियां खराब हो जाती है, सड़ने लग जाती है, उससे जो कंपोस्ट खाद बनती है, ठीक है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा कि दीवारों पर जो सफेदी करते हैं उसमें चमक आने में 2 से 3 दिन का समय क्यों लगता है? इससे पहले हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखना है, फिर देखें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, आपको ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ेगी जब वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो अभिक्रिया ही नहीं होगी। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा है कि दीवारों पर सफेदी करने पर जो चमक है 2 से 3 दिन में क्यों आती है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए जो हम पदार्थ काम में लेते हैं वो कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम भुजा हुआ चूना कहते हैं। इससे हम दीवारों पर सफेदी कर देते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के बाद में जो वायु में उपस्थित कौन सी गैस? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और कौन सा पदार्थ बना देता है? CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसका निर्माण कर देता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, और इसी के कारण उस दीवारों पर सफेदी आती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।